बॉडी, वाई द बॉडी इज चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्यों चार्ज होता है, रब से क्यों चार्ज होता है, रब करते हैं हम लोग तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है, ऐसा किसी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, किसी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ऐसा होता ही क्यों है? तो उस ज़माने में जब ये फिजिक्स में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, है ना, जो हमारा क्वांटम फिजिक्स था, ठीक, और जब रदरफोर्ड के कुछ थियरीज आई, एटम्स के बारे में सोचा गया, है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किया गया। भाई पहले बोला गया हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती, फिर बाद में बोला गया कि नहीं, मॉलिक्यूल से भी छोटा कुछ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटम। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स और आए, जैसे जैसे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स है हमारे, ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक। तो चलो ये बाद के एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन इनसे पता लगा कि एटम भी किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इनसे पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, और एटम सब में अलग अलग होते हैं। कि एक एटम का जो बिहेवियर, जैसे हाइड्रोजन का बिहेवियर किसी एक मॉलिक्यूल में देखा गया, सेम बिहेवियर दूसरे मॉलिक्यूल में देखा गया, ठीक है। इसका मतलब मॉलिक्यूल भी किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, तो बोला गया वो एटम से मिलकर बना है। बाद में एटम भी बोला गया, एटम भी किस चीज़ से मिलकर बना है, तो एटम बोला एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पार्टिकल्स, वन इज अ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी तक तो ये नॉलेज थी, ठीक है। इनके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट दीज particles in atoms and nuclei, clear? These are microscopic, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। 2000 काल माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 4 तरीके के फोर्स हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ये दोनों कौन से माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों कौन से हैं मैक्रोस्कोपिक। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि इनको हम अपनी आंखों से वी कैन सी बाय आवर आइज इन फ्रंट ऑफ अस, क्लियर, हम अपने सामने देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने सामने देख सकते हैं। व्हाई दिस बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड, है ना, व्हाई बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, सामने दिखता है, तो मैक्रोस्कोपिक हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर के होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक। ये पार्टिकल ही हमें नहीं दिखते। अब इनसे मिलके बना है एटम। अब ज़रा एटम के बारे में थोड़ा सा जान लोगे तो आप पीछे की, आप जो ये चार्ज की हिस्ट्री है ना, आप इस हिस्ट्री को समझ जाओगे। ये पता लगा कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप लोग फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 12th में ही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स में, गीगर माजदा एक्सपेरिमेंट में आपको पता लग जाएगा एटम का स्ट्रक्चर। उनसे पता लगा कि एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अच्छा, ओके बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन यूज टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है। अब वहाँ जब एटम का स्ट्रक्चर पता लगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पता लगा और ये पार्टिकल्स के बारे में सोचा गया, तो फिर जितनी भी जो चीज़ें थी वो क्रिस्टल क्लियर हो गई, बिल्कुल एकदम साफ पता लग गया कि आखिर वजह क्या है, क्यों एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्यों एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और इसी को देखते हुए बाद में बनाया गया इलेक्ट्रॉन थियरी, क्लियर।
तो इलेक्ट्रॉन थियरी से सब कुछ क्लियर हो गया, सब पता लग गया कि वाई द बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वाई द बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, हर बातें पता लग गई, सब चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर सब क्लियर हो गया, है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। क्लियर। एक एटम पे अब ज़रा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन थियरी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थियरी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन थियरी क्या होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, तो अब इलेक्ट्रॉन थियरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन थियरी बोलती है कि द इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है प्रोटॉन जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और किसी एटम के लिए नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर नंबर ऑफ पॉजिटिव होता है। फॉर एन एटम द नंबर ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव। अब जब नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर नंबर ऑफ पॉजिटिव हो गया तो वो एटम क्या हो गया? न्यूट्रल। द एटम बिकम न्यूट्रल। तो वो एटम के पास नेट चार्ज जीरो हो गया। वो एटम चार्ज, उसके पास नेट चार्ज जीरो है, तो वो एटम फोर्स नहीं लगाएगा, वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा किसी दूसरे एटम पर। ओके, तो उस एटम को बोलते हैं न्यूट्रल। क्लियर। इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव इन एन एटम, नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव, इट मीन्स द एटम इज न्यूट्रल। क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन has negative charge and proton has positive charge. Both are equal in number. Both are equal in number. It means that is number of positive बराबर number of negative. That is atom is neutral. अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन अच्छा, एटम अगर न्यूट्रल है, if atom is neutral, the number of नीचे लिखता हूँ, the number of negative is equals to number of positive. अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ नेगेटिव किसके बराबर होगा बेटा? नंबर ऑफ पॉजिटिव। दिस पॉइंट यू हैव टू क्लियर। This is the first theory of electron. Clear? Electron theory. Okay. Now, when one body rub to the another body, अगर एक बॉडी को रब करते हैं दूसरी बॉडी से, ठीक? When we rubbed one body, for example, we rubbed silk cloth with a glass rod, है ना? जब हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो क्या होता है? एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। ये हम शुरू से जानते हैं। तो व्हेन वी रब्ड वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, देन व्हेन वन बॉडी रब्ड टू अनदर बॉडी। क्लियर? तो क्या होता है? तो ये होता है बेटा, देयर इज अ फ्रिक्शन बिट, देयर शुड बी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी करना है बेटा। तो व्हेन वन बॉडी टू द रब टू द अनदर बॉडी, ड्यू टू फ्रिक्शन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अब क्यों ट्रांसफर होते हैं, ज़रा इस पर देखो। आपने ये चीज़ जानते हैं कि जो एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब क्या करते हैं, आप रब करते हैं, रब करते हैं, फ्रिक्शन बनता है, फ्रिक्शन से गर्मी बनती है, गर्मी हीट बनेगा। हीट से आपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि जब अगर किसी मटेरियल को गर्म करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। और काइनेटिक एनर्जी किससे होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। वेलोसिटी बढ़ जाती है उसकी। भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो बदलने वाला नहीं, तो क्या बढ़ जाएगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसके पास जो वेलोसिटी थी, है ना, उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्या करेगा बेटा, ज़्यादा वेलोसिटी से अब बेटा इसको डेफिनेटली कोई फोर्स ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को पकड़ा हुआ है, जैसे सन ने अर्थ को पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक वैसे ही इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को ऐसे कस के पकड़ा हुआ है अपनी तरफ। क्लियर। अब बेटा ये नेगेटिव कहीं अंदर ना चला जाए, इस वजह से ये गोल घूमता है इसके चारों तरफ, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है चारों तरफ, जैसे कि वो पॉजिटिव से ना मिल जाए। क्लियर। तो उसको रिवॉल्व करना पड़ता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। इससे क्या मिलता है, इसको बाहर की तरफ फोर्स मिलता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके घूमने की वजह से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसिल करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाता है वेलोसिटी से। अब क्या बेटा, अगर इसने अपनी वेलोसिटी, if this electron increases its velocity due to kinetic energy, because we rubbed the body and the body become heated because we have done some work. The body become heated, due to heat there is a kinetic energy and the kinetic energy increases the velocity. This electron increases its velocity. ये इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेगा। अब वेलोसिटी बढ़ाने से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बेटा फोर्स तो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं चेंज होगा और सेंटर पे चार्ज नहीं चेंज होगा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नहीं बदलेगा, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ गई। इसको भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो बढ़ा नहीं। ये नहीं बढ़ा तो मजबूरन रेडियस बड़ा होना पड़ेगा, रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसको कैसा रखना है, कांस्टेंट। क्योंकि आप जानते हो 100/10 इज इक्वल टू कितना होगा, 10। अगर मान लो ऊपर वेलोसिटी बढ़ा करके मैंने कितना कर दिया, 1000, तो नीचे कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको कितना रखना है, अभी 10 ही रखना। तो देखो ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ाई तो नीचे वाली क्वांटिटी अपने आप ही इंक्रीज हो गई। तो वही अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, और रेडियस बड़ा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो कम हो जाएगा। कम होने से ये फ्री हो जाएगा इस एटम से, और ये छोड़ देगा एटम को। एटम को छोड़ देगा तो एटम को छोड़ने से क्या होगा, एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बाय दिस मेथड। क्लियर। तो व्हेन वी रब द बॉडी बाय दिस मेथड, इलेक्ट्रॉन लीव्स द एटम। अब किसी बॉडी में, अब देखो मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में फ्रिक्शन बना, लेकिन सिल्क क्लॉथ के एटम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो बाद की बात है, आप मेन समझो। इनके ये जो सिल्क का एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को बड़े कस के पकड़ता है, टाइटली बाउंड रखता है। लेकिन एज
जो हमारा वो होता है ग्लास रॉड, वो इतना कस के नहीं पकड़ सकता, वो उसकी अपनी नेचर है, मटेरियल का अपना नेचर है। तो जैसे ही हम रब करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक पहले स्टार्ट हो जाती है ग्लास में। सिल्क क्लॉथ से कंपेयर में ग्लास रोड में ये कैरेक्टरिस्टिक पहले स्टार्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे बड़े रेडियस में ग्लास रॉड में पहले आ जाता है। ग्लास रॉड के एटम में ये प्रॉपर्टी पहले हो जाती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में पहले आ जाता है ग्लास रॉड के एटम में, और क्या करता है, सिल्क क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से पहले ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ देता है, ठीक है, और वो सिल्क क्लॉथ में आ जाता है। वो कहाँ आया भाई, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड किसी कॉन्टेक्ट में है, सिल्क क्लॉथ के। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे आ गया, धूल अगर सरफेस पे आती है तो ऐसे कपड़े साफ कर देते हो आप, तो धूल कहाँ चलेगी, कपड़े पे। वही काम यहाँ तो होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरफेस पे आ गया, जैसे ही आपने उसको रब किया इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा, सिल्क क्लॉथ के सरफेस पे। तो अब सिल्क क्लॉथ क्या बन गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, और ग्लास रॉड पे नेगेटिव की कमी हो गई। सबको समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया, व्हेन वन बॉडी रब्ड टू द अनदर बॉडी, टू अनदर बॉडी, देन वन बॉडी मत लिखो, सिर्फ फर्स्ट बॉडी लिखो, देन फर्स्ट बॉडी, ओके, या कोई सी भी एक बॉडी बोल दो। lose electrons, and second body gains electron. Clear? Okay, when one body rub to the another body, then one body lose electrons and the second body gains electrons. Clear? Okay, या अनदर बॉडी जो भी बोलो आप, जैसा बोल सकते हो। उनमें से एक बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इससे क्या होगा, तो एक बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरी बॉडी पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर? तो वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दिस बॉडी, द सेकंड बॉडी, ये सेकंड बॉडी बोलो, अनदर बॉडी जो भी बोलोगे, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना, मतलब उसके पास, एक बॉडी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक के पास लूज, मतलब यहां पे आप लिख दो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक बेटा। तो रब करने से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दूसरी बॉडी क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। अब फिर से बेटा मैं जानता हूँ, अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिसके पास आएगा डेफिनेटली नेगेटिव लेके आएगा, और मैंने आपको बताया था चार्ज हमेशा पार्टिकल पर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस पर, तो उस पर नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। क्लियर? सो द बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन become negatively charged। क्यों बेटा? जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, भाई एटम पे क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव। 10 पॉजिटिव थे, 10 नेगेटिव थे, अब 12 नेगेटिव हो गए, तो क्या हो गया, 2 नेगेटिव फालतू हो गए, तो मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो द बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज and the body lack of electrons
become positively charged। क्यों बेटा, बच्चों समझ में बात नहीं आई है ना? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो डेफिनेटली इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव हो गया, कहीं पे भी चार्ज खत्म नहीं हुआ, है ना? तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे आ गया। दिस इज अ ग्लास रॉड, दिस इज अ सिल्क क्लॉथ, फिर अपडेट ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क क्लॉथ gains electron। Clear? By electrostatic series, you all got about the electrostatic series which is given by Faraday। Okay, so my question is that when we rub the silk cloth with a plastic rod, when I rub, when you rub the silk cloth with a plastic rod, tell me who gains electrons? Who gains electron? Clear? So the answer is that, what is the answer? The answer is that the plastic rod gains electron and the silk cloth lose electron। Clear? क्या ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? ये ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक? तो आप लोग इस बात को याद रखोगे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ठीक है, तो डेफिनेटली ग्लास रॉड लूज इलेक्ट्रॉन्स, सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो सीरीज आपको पता है, सीरीज आप जानते हो, उसको आपने नोट किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग ये बता सकते हो कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उम्मीद करता हूँ, आई होप यू ऑल क्लियर्ड अप टू दिस पॉइंट। इलेक्ट्रॉन theory, have you cleared it? Okay, definitely you all cleared about the electron theory। This will tell you the reason why the body become charged, why the body having negatively charged, why the body become positively charged। This theory cleared all the points। Okay, चलो बच्चों ये बात आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो हम बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज हम और बात करेंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे हम चार्ज की।